बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वह हालात की मारी लड़की घर से बाहर तो निकल आई थी, मगर आगे की उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि उसे क्या करना है और कहाँ जाना है। बेबसी ने उसके सोचने समझने की सलाहियत को मफलूज कर दिया था। वो खाली दिमाग और वीरान आंखों से बस रोड के किनारे बने फुटपाथ पर चलती जा रही थी। लोग उसे बार बार मुड़कर देख रहे थे, मगर उसे कुछ होश होता तो उसे किसी चीज़ का इदराक होता। वो तो इधर उधर से बिल्कुल बेनियाज बस किसी ट्रांस किसी कैफियत में चलती जा रही थी। चलते चलते वो बस स्टॉप पर पहुंच गई। उसकी नज़रों के सामने उसके घर के सारे हालात घूमने लगे थे। उसका नाम शमीम अख्तर था। उसने एक हालात की चक्की में पिसे हुए बेबस और गरीब घराने में आंख खोली थी। उसके माँ बाप बहुत ज़्यादा गरीब थे। बाप के पास कोई नौकरी नहीं थी, बस मजदूरी करके अपना और अपने घर वालों का पेट पालता था। उसका घराना भी खैर से 7 अफराद पर मुश्तमिल था। अब शमीम की पैदाइश के बाद ये तादाद 8 तक जा पहुंची थी। उसके बाप को बेटे की बड़ी चाह थी, ताकि बेटा बड़ा होकर बुढ़ापे में उसका बाजू बन सके। शमीम की मां गुलजार बेगम एक स्पेशल खातून थी। वो अपने बचपन से ही एक स्पेशल चाइल्ड थी। उनका इलाज करवा रहे थे ताकि वो नॉर्मल हो जाए, मगर जूं जूं वक्त गुजरता गया उसकी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आया था। यही सब देखते हुए उसके घर वालों ने उसे एक यतीम खाने में छोड़ दिया था। गुलजार बेगम में माँ बाप के होते हुए भी जिंदगी के 18 साल यतीम खाने में लावारिसों की जैसी जिंदगी गुजारी थी। फिर एक दिन एक औरत यतीम खाने आई थी और वहाँ की मालकिन से बात करने के बाद गुलजार को अपने साथ अपने घर ले गई थी। फिर थोड़े दिन बाद गुलजार की शादी अपने भतीजे से करवा दी थी, जो कि पैदाइशी बहरा था। उसके बहरे होने की वजह से उसका कहीं भी रिश्ता नहीं हो रहा था, इसीलिए उस औरत ने गुलजार बेगम का इंतखाब किया था। खैर, वक्त गुजरता गया था। शादी के बाद गुलजार बेगम की हालत में काफ़ी सुधार आ गया था। शमीम से बड़े शमीम के 2 भाई और 3 बहनें थीं। वो सब के सब एबनॉर्मल थे, लेकिन शमीम के अम्मा अब्बा के पास इतने पैसे न थे कि वो अपने बच्चों का इलाज करवा सकते। वो इसी आस में 6 बच्चे पैदा कर चुके थे कि शायद अगला बच्चा नॉर्मल होगा, मगर हर मर्तबा उनका बच्चा एबनॉर्मल ही होता था। मगर शमीम के माँ बाप ने अपने एबनॉर्मल बच्चों को भी सीने से लगा कर रखा हुआ था। अगर वो चाहते तो अपनी माँ की तरह ऐसे बच्चों को किसी इदारे में छोड़ सकती थी, मगर उसने ऐसा न किया था। वो जानती थी कि माँ बाप के बगैर ज़िंदगी गुजारना किस कदर अजियतनाक है। वो इस अजियत से गुजरी थी, इसीलिए उसे इस तकलीफ़ का बखूबी अंदाज़ा था। शमीम की पैदाइश पर उन्हें इस तरह खुशी तो न हुई थी, मगर इस मरतबा उन्हें इस बात का सुकून था कि शमीम एबनॉर्मल नहीं थी, वो एक नॉर्मल बच्ची थी। यही वजह थी कि उन्होंने अपनी सारी उम्मीदें शमीम से वाबस्ता कर ली थी। शमीम को उन्होंने 4 साल की उम्र से ही एक सरकारी स्कूल में डाल दिया था। उनके बाकी बच्चे स्पेशल बच्चों के स्कूल में जाते थे। बच्चों के सरकारी कार्ड बने हुए थे, इसीलिए स्पेशल स्कूल का सारा खर्चा हुकूमत के सर पर था। उनके ज़िम्मे सिर्फ शमीम के 20 रुपये की फ़ीस होती थी, जो शमीम को खुद ही अपनी पॉकेट मनी जमा करके अदा करनी पड़ती थी। वक्त गुजरता गया। शमीम बचपन से ही बहुत ज़हीन थी। पढ़ाई लिखाई का उसे बहुत शौक़ था। उसकी जहानत को मद्देनज़र रखते हुए उसे 2 क्लासें प्रोमोट भी किया गया। 10 साल की उम्र में वो 7वीं जमात में पहुंच चुकी थी, मगर इस दौरान उसके सर पर क़यामत टूट पड़ी थी। शमीम का बाप सर में ईंट लगने के बाइस जाँ भाग हो गया था। शमीम और गुलजार बेगम तो ये खबर सुनते ही सकते में चली गई थी। शमीम का बाप चलो जैसा भी था, मगर उसके तवस्सुत से उनके घर का चूल्हा तो जल रहा था। वो कुछ ना कुछ तो कमा कर ले ही आता था, जिससे वो सब अपने पेट भरते थे। मगर अब उसकी अदम मौजूदगी में उन्हें एक वक्त के खाने का इंतज़ाम करना भी मुश्किल हो गया था। शमीम की अम्मा ने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन उजरत इतनी ना मिलती थी कि गुजारा हो सकता। ऊपर से बीमार बच्चों को घर में अकेले छोड़कर जाना कहाँ आसान था। 5 लोगों को एक साथ संभालना शमीम के लिए भी आसान ना था। वो खुद भी तो अभी बच्ची ही थी। हालात रोज़ बरोज़ बदतर होते जा रहे थे। घर में कई कई दिन फाके होने लगे थे। शदीद बेबसी और लाचारी की सूरत हाल थी। ऐसे में हालात से मजबूर होकर गुलजार बेगम अपने माँ बाप के दर पर भी गई थी, जिन्होंने उसे बचपन में ही लावारिसों की तरह छोड़ दिया था, मगर उन्होंने भी उसकी कोई मदद न की थी। उनका कहना था कि हम तुम्हारे जैसी एक से तंग हैं और तुम अपने जैसे 5 लाकर हमारे सरों पर बिठाना चाहती हो। ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कुछ रकम गुलजार बेगम के हाथ पर रखकर अपने हाथ उठा लिए थे कि इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकते और ना ही इससे ज़्यादा उनसे कोई उम्मीद रखी जाए। गुलजार बेगम ने उन पैसों को मुट्ठी में किसी मताए हयात की तरह रखा था और रोते हुए अपने घर की जानिब चलती थी।
जहां एक और कयामत उनकी मुंतजर थी। उसका बड़ा बेटा नहर में डूब गया था। स्कूल वालों की तरफ से सारे बच्चों को ट्रिप पर ले जाया गया था। उनमें शमीम के बहन भाई भी शामिल थे। कश्ती में सफर करते हुए उनकी कश्ती एक चट्टान से टकराकर डूब गई थी। रेस्क्यू टीम के आने तक 5 बच्चे डूबकर मर चुके थे और 2 लापता हो गए थे। लापता होने वालों में एक शमीम का भाई था, इसलिए उनको इल्म नहीं हो सका था। उन्होंने अपनी तरफ से तो बात खत्म कर दी थी, मगर जो उन बच्चों की माओं के दिल पर गुजरी थी वो या तो खुदा जानता था या फिर वो माएँ ही जानती थी। गुलजार बेगम की तो हालत ही बुरी थी। उसकी पहली खुशी, पहली औलाद उससे छीन ली गई। उनकी जिंदगी में तूफान की आमद हो चुकी थी। खैर, वक्त गुजरता गया। शमीम 10वीं कर चुकी थी। उसने माँ का हाथ बटाने की कोशिश की थी, मगर उसकी कम उम्री की वजह से वो ऐसा ना कर पाती थी। खैर, वक्त का काम है गुजरना, वो किसी न किसी तरह गुजर ही जाता है। उनका वक्त भी गुजर ही गया था। शमीम की जिंदगी के सितारे अभी तक गर्दिश में ही थे। उसे कोई भी पक्का काम न मिल रहा था। किसी जगह 10 दिन लगते तो किसी जगह 20 दिन, और कहीं कहीं तो बमुश्किल 1 हफ्ता ही गुजरता था। अमीर लोगों के बड़े चौंचले होते हैं। वो जरा जरा सी बात पर नुक्स निकाल लेते थे और फिर शमीम को बेइज्जत करके घर और नौकरी दोनों से निकाल दिया करते थे। शमीम ने कभी भी अल्लाह से शिकायत नहीं की थी। वो हर मुश्किल को अल्लाह की आजमाइश समझकर झेल लेती थी और सब्र कर लिया करती थी। मगर ज्यों ज्यों वक्त गुजरता जा रहा था वैसे वैसे उसका सब्र भी जवाब दे रहा था। एक तो वो उनके घरों में काम करती, उनकी खिदमतें करती, ऊपर से उनसे अपनी हर रोज़ बेइज्जती करवानी पड़ती। ये चीज़ अब उसे बहुत तकलीफ देती थी। इसीलिए अब वो अक्सर काम खुद ही छोड़ दिया करती थी, लेकिन जल्द ही उसे दूसरा काम ढूंढना पड़ता था, क्योंकि गुलजार बेगम अब बुढ़ापे की उम्र को पहुंच चुकी थी। उनकी हड्डियों में इतनी जान न रही थी कि वो कोई जोर वाला काम कर सकती। उसे बुढ़ापे में बहुत परेशानियों ने आन घेरा था। इसी सोच ने उसकी आधी जान खा ली थी कि अगर उसे कुछ हो गया तो उसके बच्चों का क्या होगा। वो दिन रात दुआएं करती रहती कि किसी तरह शमीम के लिए कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए, जिससे उसके साथ साथ उसके बहन भाइयों की ज़िंदगी भी संवर जाए। मगर न जाने उसकी दुआएं कब जाकर कबूल होनी थी, क्योंकि जो कोई भी शमीम का रिश्ता देखने आता, उसकी बहनों और भाई को देखकर वो उसके रिश्ते को ठुकरा कर चले जाते थे। उन्हें भी डर था कहीं उनकी औलाद भी इनके जैसी ना हो, इसीलिए कोई भी शमीम के साथ शादी करने के लिए तैयार ना होता था। शमीम अपनी बार बार रिजेक्शन से बहुत दिल बर्दाश्त हो चुकी थी। ऊपर से बढ़ती हुई महंगाई और उनके पास वसाइल का ना होना उसे शदीद बेबसी और मायूसी की तरफ लिए जा रहा था। उसने तो अपनी तरफ से हर जगह हाथ पांव मार ही लिए थे, मगर जब उसके नसीबी बंद थे तो वो क्या करती। अब मुकद्दर से तो नहीं लड़ा जा सकता था। इस सब से तंग आकर वो उस दिन घर से निकल आई थी और बस एक झटके से रुकी थी। किसी के कंधा हिलाने से वो होश की दुनिया में वापस आई थी। उसने चौंक कर अपने इर्द गिर्द देखा था। बस का कंडक्टर उसे उतरने के लिए कह रहा था। उसका कहना था कि स्टॉप आ चुका है, वो उतर जाए, बस को वापस जाना है। उसने मुट्ठी में पकड़े नोट को देखा, जिसे वो घर से न जाने किस चीज़ के खातिर उठाकर लाई थी। उसने उस नोट को डबडबाई हुई नज़रों से देखा था और फिर उसे कंडक्टर के हाथ में पकड़ाकर नीचे उतर आई थी। खुद को अनजान जगह पाकर उसे एक खौफ सा महसूस हुआ था। वो हिरासा नज़रों से चारों जानिब देख रही थी और जगह को पहचानने की कोशिश कर रही थी कि वो आखिर थी कहाँ, मगर उसे जगह का तायुन नहीं हो रहा था। तभी वो चलते हुए एक आदमी से टकराई थी। उस आदमी ने उसे थाम कर गिरने से बचाया था। इस दौरान सर से लेकर पांव तक उसका मुकम्मल जायजा लिया था। उसने आंखें खोलकर उस शख्स से अपनी बेरहमी की माजरत की थी और साथ ही साथ उस शख्स से पूछा कि ये कौन सी जगह है। इस पर उस आदमी ने उस जगह का नाम बताया, जिसे सुनकर शमीम के पैरों तले से जमीन निकल गई थी। वो अपने शहर से 5 शहर आगे आ चुकी थी। अब तो उसके पास और पैसे भी नहीं थे कि वो वापस जा सकती। इस सोच के आते ही उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। उस आदमी ने उसकी आंखों में आए हुए आंसू को देखा और फिर कुछ समझते हुए उससे कहने लगा, लगता है तुम इस शहर में नहीं आई हो। उसकी बात सुनकर वो एकदम सर को असबात में हिला गई, जिस पर उस आदमी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी आ गई थी। वो आदमी उसे कहने लगा, मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ क्या? तो उसने कहा, मैं गलती से शहर में आ गई हूँ। मैं इस जगह के बारे में कुछ नहीं जानती। या तो मुझे मेरे घर पहुँचा दें या मुझे यहीं पर कोई काम दिलवा दें। आपकी मेहरबानी होगी, मैं आपकी बहुत एहसानमंद रहूंगी। ये कहते हुए उसने उस आदमी के सामने अपने हाथ जोड़ दिए थे। इस पर उस आदमी ने कहा कि उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ करता हूँ, तुम मेरे साथ आओ। इतना कहकर वो आदमी एक तरफ को चलने लगा, जबकि शमीम भी बिना कुछ सोचे समझे उसके साथ साथ उसके पीछे चल दी थी। उस पल उसे एक लम्हे के लिए भी यह ख्याल नहीं आया था कि वो एक अजनबी पर भरोसा कर रही है। उसे वो अजनबी उस वक्त अपना सबसे बड़ा हमदर्द लग रहा था, लेकिन वो नहीं जानती थी
कि वो उस पर भरोसा करके कितनी बड़ी गलती कर रही है। उसके आगे चलते आदमी ने पीछे मुड़कर उसे अपने साथ आते हुए देखा था और फिर आगे मुड़कर उसने किसी को एक स्माइल पास की थी, साथ ही साथ थम्स अप का इशारा भी किया था। कुछ देर चलने के बाद वो शमीम को लेकर एक रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ था और एक मखसूस टेबल पर जाकर बैठ गया था जहां पहले से ही कोल्ड ड्रिंक रखी हुई थी। उसने शमीम को बैठने का इशारा किया और फिर उसे कोल्ड ड्रिंक पेश की, जिससे परेशानी में डूबी शमीम गटागट चढ़ा गई थी। उसके बाद उसने शमीम के लिए खाना भी मंगवाया था। शायद उसको अंदाजा हो गया था कि उसको भूख लगी हुई है। जितनी देर शमीम खाना खाती रही, इस दौरान उस आदमी ने शमीम से उसकी सारी तफसीलात ले ली थी कि वो कहाँ रहती है, उसका ख़ानदान कैसा है, घर में उसके अलावा कौन कौन है, वो क्या करती है, उसकी उम्र क्या है, तालीम क्या है। वो आदमी शमीम से सारी बातें पूछ चुका था और शमीम, जिसको उसकी माँ समझदार समझती थी, वो सदा की बेवकूफ़ निकली थी। वो किसी रटे रटाए तोते की तरह उस अनजान आदमी को अपने बारे में सब कुछ बताती चली गई थी, ये सोचे बगैर कि ऐसा करना उसके लिए किस कदर ख़तरनाक साबित हो सकता था। वो नहीं जानती थी कि एक अजनबी को अपनी मालूमात फराहम करके वो अपने लिए किस कदर मुश्किलात पैदा कर रही थी। खाने के बाद वो आदमी उसे अपने साथ लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो गया। उस आदमी ने उसे कहा कि घर में उसकी एक बीमार माँ है, अगर वो उसकी खिदमत करेगी और उसको संभाल लेगी तो वो उसके बाकी सारे घर वालों को भी यहाँ ले आएगा और उनका इलाज करवाएगा। अपने बहन भाइयों के लिए वो उस आदमी की कही गई हर बात का यकीन कर रही थी। 10 मिनट के सफ़र के बाद गाड़ी एक घर के सामने रुकी थी। वो आदमी उसको अपने साथ लेकर घर में दाखिल हो गया था। अब न जाने उस घर में शमीम के साथ क्या होने वाला था, ये तो अब आने वाला वक्त ही बता सकता था। ये मंजर शहर की एक बहुत बड़ी महंगी यूनिवर्सिटी की लैब का था, जहां वो इर्द गिर्द से बेनियाज बस अपने काम को सरअंजाम देने में मसरूफ़ था। हालांकि उसके इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा तलबा थे जो कुछ न कुछ कर रहे थे, तो कोई बैठे हुए इधर उधर की गप्पे हाँक रहे थे, मगर उसको उन सब में से किसी से कोई सरोकार न था। उसका पूरा ध्यान अपने काम पर था। वो अपने सामने रखी गई 2 शीशियों में मौजूद महलूल को देख रहा था। फिर उसने एक शीशी ली और पहले वाली दोनों शीशियों से थोड़ा थोड़ा महलूल तीसरी शीशी में डाला था और एकदम से उसकी आंखें चमक उठी थी। उसके दोस्त बार बार आकर उसे बुला रहे थे, मगर वो किसी की सुनता तो ही ना। वो अमीर बाप का बिगड़ा हुआ शहजादा था। दौलत के घमंड और बाप की बेजा मोहब्बत और लाड प्यार ने उसे सरफिरा बना दिया था। पूरी यूनिवर्सिटी में उसके सिर्फ 2 ही दोस्त थे, क्योंकि सभी उसकी सरफरी से वाकिफ थे। वो जानते थे कि इसका कोई भरोसा नहीं है कि वो कब क्या कर डाले, कुछ पता ही नहीं चलता था। ऐसे में सभी उससे पनाह मांगते थे। वो हर रोज़ लेबॉर्ट्री में न जाने क्या कुछ करता रहता था। वो अक्सर ऐसी चीज़ें करता था जो हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं होती थी। न जाने रोज़ रोज़ वो ऐसे कौन से तजुर्बे करता रहता था जो बाकी सबकी समझ से बाहर होते थे। आजकल वो कुछ नया तजुर्बा करने में मशगूल था। पिछले कई दिनों से वो उसमें कामयाब होने की कोशिश कर रहा था, मगर उसे कामयाबी नहीं मिल रही थी। लेकिन आज उसे थोड़ी उम्मीद मिल गई थी कि वो अपने तजुर्बे में कामयाब हो सकता है। अभी वो ठीक से खुश भी ना हो पाया था जब एक लड़का दौड़ते हुए उसकी तरफ आया और उससे टकरा गया। टकराने के बायस उसके आगे रखी कांच की शीशियां नीचे गिरते ही चकनाचूर हो गई थीं और उनमें मौजूद महलूल से धुआं उठने लगा था। पूरी लेबॉर्ट्री में उसकी अजीब सी बू फैल गई थी। उसने जब शीशियों का ये हाल देखा तो उसका गुस्सा एकदम से सवा नेज़े पर पहुंच चुका था। वो किसी चील की तरह उस पर झपटा और उस लड़के को गर्दन से पकड़ लिया। उसकी आंखें गुस्से से लाल सुर्ख हो रही थीं। उसके सर पर एकदम से खून सवार हो चुका था। उसकी गिरफ्त उस लड़के के गर्दन पर देखते ही देखते तेज हो चुकी थी और उस लड़के की आंखें उबलकर बाहर आ चुकी थी। वो अपने आप को उसकी गिरफ्त से छुड़ाने के लिए पूरी तकदो कर रहा था, मगर खुद को उससे छुड़वा नहीं पाया था। करीब था कि वो लड़का मर ही जाता अगर यूनिवर्सिटी स्टाफ आकर उसे ना छुड़वाता। लड़कों के तो वो काबू में ही ना आ रहा था। उसके बाप को फौरन ही फ़ोन कर दिया गया था। आधे घंटे के अंदर अंदर उसका बाप भी यूनिवर्सिटी पहुंच चुका था। यूनिवर्सिटी वाले तो उसे यूनिवर्सिटी से निकालना चाहते थे, मगर फिर उसके बाप की बड़ी पोस्ट को देखकर वो इस अमल से बाज रहे थे। लेकिन उसको काफ़ी सख्त वार्निंग जारी की थी कि आज के बाद अगर उसने ऐसा कुछ किया तो बिना कुछ सोचे समझे उसे यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाएगा। उसका बाप उसे लेकर घर आ गया था और घर आकर उस पर खूब गुस्सा किया था। उसकी माँ उसकी हिमायत के लिए आगे आई तो उसके बाप ने उसे भी बुरी तरह से डांट दिया था। उसका बाप बेहद गुस्से में था। उसका कहना था कि उनके ख़ानदान में आज तक किसी ने ऐसी गुंडागर्दी और आवारापन नहीं किया जो आज वो करके चला आया था। चलो वो लड़का अगर गलती से इससे टकरा भी गया था तो कौन सी क़यामत आ गई थी जो इसने इतनी सी टक्कर पर इतनी बदमाशी दिखाई कि उसकी जान लेने पर आ गया। उसके बाप ने उसकी माँ से कहा, इसको समझा देना
ये इसकी पहली और आखिरी वार्निंग थी। आज इसने मुझे बहुत लोगों के सामने बेइज्जत करवाया है। दोबारा अगर इसने ऐसा कुछ किया तो मैं इसके बारे में फैसला करने में वक्त नहीं लगाऊंगा। इतना कहकर उसका बाप कमरे में चला गया था, जबकि उसकी माँ अफसोस भरी नजरों से उसे देखते हुए उस तक आई थी। जैसे उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसका बेटा कोई ऐसा काम भी कर सकता है। उसका बेटा तो इंतहाई शरीफ, समझदार और सुलझा हुआ था। अपने काम से काम रखता था, न किसी से ज्यादा बात करता था और न ही फजूल के रस्म रिवाज बढ़ाता था। मगर न जाने आज उसे क्या हो गया था, उसने ऐसा क्यों किया था। माँ ने पास आते ही उसके कंधे पर हाथ रखा था। अदीब, बेटा क्या हुआ है? क्यों किया तुमने ऐसे? मेरे बेटे तुम ऐसे नहीं थे, फिर तुम्हारे बाबा ये सब क्या कह कर गए हैं? जवाब दो मुझे। अपनी माँ का सवाल सुनकर अदीब ने अपनी आंखें जोर से मिची थी। अब वो क्या बताता अपनी माँ को। कुछ देर बाद उसने बोलना शुरू किया था। अम्मा, उसने मेरी 3 हफ्तों की मेहनत एक पल में ज़ाया कर दी थी। आपको तो पता है मैं अपने तजुर्बात पर कितनी मेहनत करता हूँ, मगर उसने सब कुछ ज़ाया कर दिया। बस इसी वजह से मुझे गुस्सा आ गया और मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि मैं क्या कर रहा हूँ। अदीब की माँ ने नम आंखों से अपने बेटे की तरफ देखा था। वो अपने बेटे के ख्वाबों को बहुत अच्छी तरह से जानती थी, मगर ये भी जानती थी कि उसके बेटे के ख्वाब कभी भी पूरे नहीं होने थे। वो चाह कर भी वो कामयाबी नहीं हासिल कर सकता था जिसका वो ख्वाहिशमंद था, या जिसके लिए वो इस कदर तकदो कर रहा था। खैर, उसने अपने बेटे को कहा कि तुम जाकर आराम करो और रिलैक्स रहो, सब ठीक हो जाएगा। मेरा बेटा तो बहुत तेज है, उसके लिए तो ये सब बाएं हाथ का खेल है। तुम ये सब दोबारा से कर लेना, इंशाल्लाह तुम जरूर कामयाब हो जाओगे। यह कहकर उसने अपने बेटे को कमरे में भेज दिया था और खुद अपने कमरे में आ गई थी, जहां उसका शौहर गुस्से से सर पकड़े कमरे में यहां वहां चक्कर काट रहा था। उसने जैसे ही उसे कमरे में आते देखा तो एकदम से उसकी तरफ आया था और उसे कहने लगा, नाजिया ये सब क्या है? तुम अदीब को वो दवाएं वक्त पर तो दे रही हो ना? इस बात पर उसने सर झुका दिया था और अपने शौहर से कहने लगी कि चूंकि इतने अरसे से अदीब को कुछ भी नहीं हुआ था तो मैं समझी कि वो ठीक हो गया है, इसीलिए मैंने उसे दवाएं देना छोड़ दी थी। मुझे क्या पता था कि वो ऐसा करेगा। आपको तो पता है पिछले 7-8 सालों में उसे कुछ नहीं हुआ, इसीलिए मुझसे ही कोताही हो गई। उसने अपने शौहर के सामने अपनी गलती का एतराफ़ किया। नाजिया, तुम इस कदर लापरवाही कैसे कर सकती हो? जानती भी हो उस वक्त डॉक्टर ने क्या कहा था? उसने सिर्फ इसी मकसद के लिए ही ये दवाएं शुरू की थी और तुम ये छोड़कर बैठ गई। खुदा ना खास्ता अगर आज वो उस लड़के की जान ले लेता तो इसका जिम्मेदार कौन होता? तुम्हें अंदाजा भी है कि इसने उस लड़के की क्या हालत की थी। अगर स्टाफ आने में जरा सी भी देर कर देता तो ये उसका कातिल बन जाता। इसको दवाएं शुरू करवाओ दोबारा से, ताकि दोबारा ऐसा कोई वाक़या ना हो। उसके शौहर ने उसे खास तंबीह की थी, जिस पर वो कहने लगी, अब मैं उसे क्या कहूँ कि उसे किस चीज़ की दवाएं दे रही हूँ? वो अब मुझसे सवाल करेगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी? इस पर वो कहने लगा, उसे कुछ बताने की ज़रूरत ही क्या है, बस चुपचाप खाने में या चाय में मिलाकर खिलाती रहना जैसे पहले खिलाती थी, और उसका खास ख्याल रखना। इस पर उसकी माँ ने सर इस बात में हिलाया था, जबकि दरवाजे के बाहर खड़ा वजूद उन दोनों की सारी बातें सुन चुका था। उसके जहन में बार बार एक ही सवाल आ रहा था कि उसे क्या बीमारी थी, उसके वालिदैन उसे किस चीज़ की दवाएं खिला रहे थे। यूं तो वो हर लिहाज से मुकम्मल और परफेक्ट था, फिर आखिर ये दवाएं थीं किस चीज़ की? जहाँ तक उसे याद था उसे तो कभी कोई ऐसी बीमारी नहीं लगी थी जिसके लिए उसे दवाएं खानी पड़ती। वो कभी इतना बीमार हुआ भी नहीं था, बस कभी कभार मामूली बुखार, नज़ला ज़ुकाम या खांसी हो जाया करती थी, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। उसने सोचा कि शायद उसे बचपन से कोई बीमारी हो, मगर उसे भी अपना बचपन याद ही नहीं था, तो बीमारी कैसे याद होती? वो इसी कश्मकश में मुब्तला अपने कमरे में आ गया। वो अपने बचपन के बारे में सोचना चाहता था, अपने बचपन को याद करना चाहता था, मगर उसे चाहकर भी कुछ याद नहीं आ रहा था। सोच सोच कर उसका दिमाग फटने के करीब हो चुका था, मगर नतीजा सिफर था। लेकिन उसने हिम्मत न हारी थी। उसने सोच लिया था कि वो अपने माँ बाप से इस बारे में पूछ कर ही रहेगा। अगले ही दिन जब उसकी माँ उसके लिए खाना लेकर आई तो उसने इंतहाई घूर कर खाने की तरफ देखा था और फिर अपनी माँ को, जो उसे ही देख रही थी। उसने पहले अपनी माँ से कहा कि मुझे ये खाना नहीं खाना, मुझे कुछ और बना कर दें। इस पर उसकी माँ का एकदम रंग उड़ गया था। वो समझ गया कि वो दवा जो भी है उसकी माँ ने इसी खाने में मिलाकर उसे दी है। उसकी माँ ने उसे यही खाना खाने का बोला तो वो बगैर कोई बहस किए खाना खाना शुरू हो गया था। बातों ही बातों में उसने अपनी माँ से सवाल पूछना शुरू कर दिए। उसने अपनी माँ से कहा, अम्मा, मेरे बचपन की कोई तस्वीर है आपके पास? मैंने अपने बचपन की कोई भी तस्वीर नहीं देखी, ना ही मुझे अपने बचपन का कुछ याद है। मुझे जहाँ तक याद है तब मैं 8वीं जमात में था।
इससे पहले का मुझे कुछ याद नहीं है, ना अपने बचपन का कोई किस्सा, ना कोई शरारत, और ना ही बचपन के कोई साथी। मेरा बचपन कहाँ गुजरा, कैसे गुजरा, मुझे कुछ याद नहीं है। मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। अम्मा, मुझे सब कुछ बताएं। आपने तो मेरे बचपन की एक एक चीज़, एक एक पल को महफूज करके रखा होगा। मैंने सुना है कि माँ बाप अपने औलाद की एक एक खुशी को यादगार बनाते हैं। मैंने पहला लफ्ज़ क्या बोला, पहला कदम कहाँ रखा, किसके सहारे से रखा, आपको तो सब याद होगा ना। अम्मा, मैं अपने बचपन से मिलना चाहता हूँ। मुझे सारी तस्वीर दिखाएंगी ना आप। वो खाना ख़त्म करता उम्मीद भरी नज़रों से अपनी माँ की तरफ देख रहा था, जिसका रंग ये सब बातें सुनकर उड़ चुका था। उसके माथे पर पसीने की नन्ही बूंदें चमक रही थीं। उसकी माँ एकदम अचानक से बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो उससे क्या कहे और क्या नहीं। इससे पहले कि वो कुछ कहती, उसके अब्बा कमरे में दाखिल हुए थे। उन्होंने आते साथ ही उसके कंधे पर हाथ रख लिया और उसे कहने लगे, बरखुरदार, माँ को क्यों तंग कर रहे हो ऐसे सवाल पूछकर? तुम उसके पुराने जख्म को रेत रहे हो। तुम्हारी माँ बड़ी मुश्किल से वो सब भूली है। ऐसे सवाल पूछ पूछ कर तुम दोबारा से अपनी माँ को तकलीफ में डाल रहे हो। बाप के ऐसा कहने पर उसने उलझन भरी नज़रों से अपने बाप की तरफ देखा था। वहीं उसकी माँ ने भी हैरान होते हुए अपने शौहर की तरफ देखा था, जिस पर उसके शौहर ने आंख का कोना दबाकर उसे चुप रहने के लिए कहा था और फिर अदीब की तरफ मुतवज्जा हुआ और उसे कहने लगा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो बेटे। हर माँ बाप की तरह हमें भी तो तुम बहुत अजीज हो। तुम हमारी पहली औलाद हो। हर माँ बाप की तरह हमने भी तुम्हारी जिंदगी का हर एक पल महफूज किया। तुम्हारे बैठने से लेकर चलना सीखने तक, फिर चलने से भागने दौड़ने और स्कूल जाने तक मैंने हर एक लम्हा महफूज किया था। हमारा घर तुम्हारे बचपन की तस्वीरों से भरा पड़ा था। हर दीवार पर तुम्हारी इन लार्ज साइज की तस्वीर लगी हुई थी, जिनमें से किसी में तुम मुस्कुरा रहे थे, किसी में रो रहे थे। हमने तुम्हारी तस्वीर से अपने घर को चमकाया हुआ था। तुम अपने स्कूल के बेहतरीन तलबा में से थे, हमेशा फर्स्ट आते थे। मगर फिर न जाने हमारी खुशियों को किसकी नज़र लग गई। वो तुम्हारी 12वीं सालगिरह का दिन था और तुम्हारी 7वीं जमात का रिजल्ट भी आया था। तुमने पूरे स्कूल में टॉप किया था। इसी सिलसिले में हमने घर में बहुत बड़ी पार्टी रखी हुई थी। सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ था। सब बहुत खुश थे। पार्टी रात देर तक जारी रही थी। उसके बाद सब अपने अपने घरों को चले गए थे और हम लोग भी सो गए थे। अगली सुबह हमने तुम्हें साथ घुमाने लेकर जाना था, लेकिन कुदरत को ये मंजूर ही ना था। उस रात गलती से चूल्हे खुले रह गए थे। सुबह जैसे ही तुम्हारी माँ ने उठकर लाइट ऑन की, पूरे घर में एक धमाका सा हुआ था और इसके साथ ही घर में आग लग गई थी। हम दोनों घर के मलबे तले दबकर रह गए थे। जब होश आया तो खुद को अस्पताल में पाया था। हमारी चोटें तो वक्ती थी, कुछ अरसे में ठीक हो गई थी, मगर इस सब में जिसका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था वो तुम थे। तुमसे तुम्हारा बचपन छीन लिया गया था। सर पर चोट लगने के बाइस तुम अपनी सारी साबिका जिंदगी भूल चुके थे, यहां तक कि तुम्हें अपना नाम भी याद नहीं था। तब से लेकर अब तक हम दोनों तुम्हारा इलाज करवा रहे हैं ताकि तुम ठीक हो जाओ। तुमसे ये बात मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए छुपाई थी कि डॉक्टर ने मना किया था कि तुम्हारे सामने कोई भी ऐसी बात ना की जाए जिससे तुम्हारे जहन पर जोर पड़े। इसके अलावा और कोई वजह नहीं थी। उस घर में मौजूद हमारी तुम्हारी तमाम तस्वीरें और तमाम यादें चलकर खाक हो गई थी। इसीलिए अब हम चाहकर भी तुम्हें तुम्हारे बचपन की कोई भी याद वापस नहीं दिलवा सकते। हमें माफ़ कर दो बेटा, हम तुम्हारा बचपन नहीं संभाल सके। मगर तुम फिक्र न करो, तुम जो दवाएं इस्तेमाल कर रहे हो उनसे तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे और तुम्हें सब कुछ दोबारा याद आ जाएगा। उसके बाप ने पूरी कहानी सुनाते हुए आखिर में उसे उम्मीद दिलाई थी, जिस पर वो कहने लगा, कौन सी दवाएं? मैं तो कोई दवा नहीं खाता। इस पर उसके बाप ने कहा, आज तक हम तुम्हें दवाई खाने में मिलाकर देते रहे थे, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि तुम्हें अपनी बीमारी का एहसास हो और तुम एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाओ। मगर अब जबकि तुम सारी हकीकत से वाकिफ हो गए हो तो तुम्हें यह बात भी बता ही देनी चाहिए कि तुम पिछले 12 साल से जेर इलाज हो। इतना कहकर उसका बाप चुप हो गया था, लेकिन उसके दिलो दिमाग में जैसे झक्कड़ चलने लगे थे। वो अपनी यादाश्त खो चुका था। यही वजह थी कि उसे कुछ याद नहीं था। वो बेबसी से अपने बालों में हाथ चलाने लगा था, जबकि उसकी माँ ने दाद देती नजरों से अपने शौहर की तरफ देखा था और एक पुरसुकून सांस खारिज की थी कि उसने इतनी बड़ी परेशानी यूं चुटकियों में हल कर दी थी, वरना उसे तो खड़े खड़े गश पड़ने वाली थी, ये सोच सोच कर कि वो अपने बेटे को क्या जवाब देगी। उसके पास तो कोई जवाब ही नहीं था जो वो अपने बेटे को देती। खैर,
उसने अल्लाह का ढेर सारा शुक्र अदा किया था जिसने उसे बड़ी परेशानी में पड़ने से पहले ही निकाल लिया था। अदीब को भी अपने माँ बाप की कही बातों पर यकीन आ गया था, इसीलिए वो बार बार जहन पर जोर देकर अपने बचपन के बारे में सोचने की कोशिश करता था, मगर उसे सिवाय धुंधले अक्स के और कुछ नजर न आता था। लेकिन उसने अपनी कोशिश न छोड़ी थी। यूनिवर्सिटी में भी उसने अपने तजुर्बात जारी रखे थे। अलबत्ता अब की मर्तबा उन तजुर्बात का लेवल अलग था। अब की बार वो अपने तजुर्बात किसी बेजान चीज़ या जानवरों पर नहीं, बल्कि जीते जागते इंसानों पर किया करता था और उन्हें पता भी न चलने देता था। यूनिवर्सिटी के कई तलबा थे जो आहिस्ता आहिस्ता उसके तजुर्बात का शिकार होकर बीमार पड़ने लगे थे, मगर उसे परवाह नहीं थी। उसे सिर्फ अपने काम से मतलब था। उसके लिए किसी की सेहत कोई इतनी खास मायने नहीं रखती थी। एक दिन क्लासेस के बाद वो यूं ही रोज़ के मामूल के मुताबिक यूनिवर्सिटी लैब में अपनी नशिस्त पर विराजमान था। यूनिवर्सिटी लैब में उस वक्त इक्का दुक्का स्टूडेंट ही थे जिन्हें कुछ बनने और कुछ करने का जुनून था। बाकी सब तो लैब की तरफ मुंह ही ना करते थे और बाहर के मज़े में गुम थे। लेकिन ये बात कोई अदीब से पूछता कि लैब में कितने मज़े थे। उसकी तो कुल कायनात बसती थी लैब में। वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए ना आए, मगर लैब वो बाकायदगी से आया करता था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि जिसने उसकी सारी ज़िंदगी की मेहनत ज़ाया कर दी थी। सब कुछ खाक में मिला दिया गया था। उस दिन वो अपने बाकी दिनों की तरह ही कोई तजुर्बा कर रहा था जब एक और स्टूडेंट उसके पास आया और उसे कहने लगा कि तुम क्या बना रहे हो। इस पर अदीब ने उसे मुख्तसरन अपने तजुर्बे के बारे में बता दिया था, जिसे सुनकर वो भी खुश हुआ था और अदीब के पास बैठकर इंतहाई दिलजमी से उसके काम को देखने लगा था। ऐसा करने पर अदीब ने सवालिया नज़रों से उसे देखा था, मगर वो अपनी जगह बैठा रहा था। अदीब उसे कुछ कहने के बजाय फिर से अपने काम में मशगूल हो गया था। अदीब को उस लड़के की आवाज़ सुनाई दी थी। वो अदीब से कहने लगा कि अगर तुम चाहो तो मुझ पर यह ट्राई कर सकते हो। इस पर अदीब ने कहा, नहीं, मैं ये सब जानवरों पर ट्राई करता हूँ। इस पर उस लड़के ने हल्का सा कहका लगाया था और फिर अदीब के कान के करीब कदरे झुक कर कहने लगा, मैं सब जानता हूँ। इतने दिनों से तुम्हें देख रहा हूँ कि कैसे तुम स्टूडेंट्स को भेड़ बकरियाँ समझकर उन पर अपने तजुर्बात करते जा रहे हो, वो भी उनकी मर्जी के बगैर। मैं तो खुद तुम्हें अपने जिस्म पर तजुर्बे की इजाज़त दे रहा हूँ, फिर मुझसे ये हिचकिचाहट किस चीज़ की है तुम्हें? ईजी होकर अपना काम कर सकते हो तुम। उसकी बात सुनकर काम करते अदीब के हाथ एकदम से रुके थे। उसने मुड़कर उस लड़के की तरफ देखा था जो गहरी नज़रों से अदीब को ही देख रहा था। अदीब अपनी तरफ से तो बहुत ज़्यादा मोहतात रहा करता था, फिर न जाने उस लड़के ने कैसे और कब उस पर नज़र रखनी शुरू कर दी थी। उस लड़के ने अपना बाजू अदीब के आगे कर दिया था। अदीब ने जैसे ही उस पर तजुर्बा किया, उसके चंद सेकंड के बाद ही वो लड़का ज़मीन पर गिरा और तड़पने लगा। जब तक अदीब को बात समझ में आई कि बातों बातों में वो कुछ गलत कर चुका है, तब तक वो लड़का तड़प तड़प कर अपनी जान दे चुका था। वहाँ एक रश सा लग चुका था। किसी एक ने पुलिस को भी कॉल कर दी थी और पुलिस मौके पर पहुंच गई और अदीब को गिरफ्तार कर लिया। अदीब को अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका भी नहीं दिया गया था। पुलिस उसे पुलिस वैन में डालकर जेल ले जाने लगी थी। जब एक जगह वो लोग ट्रैफिक में फंस गए, अदीब जो कब से परेशान बैठा था, उसके जहन में एक आइडिया आया और वो किसी तरह से वहाँ से भाग निकला था, क्योंकि उसे अपना करियर दांव पर नहीं लगाना था। यूँ अगर वो जेल चला जाता तो कभी भी वो ना बन पाता जो वो बनना चाहता था। इसीलिए वो भाग निकला था। एक दूसरे शहर आकर वहाँ पहचान बदल कर रहने लगा था, मगर उसने अपना काम न बदला था। नौयत वही थी, मगर इस मर्तबा उसने तरीक़ाकार अलग अपनाया था। वो अब भी लोगों पर अपने तजुर्बात किया करता था, जिनमें से कोई एक आध ही कामयाब होता था, बाकी सारे फेल हो जाते थे। और जिन लोगों पर वो तजुर्बात किया करता था, वो ज़िंदगी की बाजी हार जाया करते थे। मगर उसे परवाह किसी की कहाँ थी। वो तो बस अपने मकसद को हासिल करना चाहता था, अपने मकसद तक पहुंचना चाहता था। उसे किसी की जान से कोई गर्ज नहीं थी। कोई जीता है तो जिए, कोई मरता है तो मरे, उसकी बला से। उसके माँ बाप ने उसे ढूंढने और उससे रब्ता करने की बहुत कोशिश की थी, मगर वो अपने पीछे की तमाम कश्तियाँ जला आया था। वो अब जब तक अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाता, तब तक अपने माँ बाप से कोई रब्ता नहीं रखना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि उसके बाप का कितना बड़ा नाम है। यूँ अगर वो अपने घर गया या अपने माँ बाप से मिला तो सबको खबर हो जाएगी। ऊपर से पुलिस तो पहले ही उसकी तलाश में थी और वो अपना मुस्तकबिल जेल की काल कोठरी में नहीं गुजारना चाहता था। जब भी उसे सबसे बेहतरीन तरीका रुपोश होने का ही लगा था। अब न जाने वो यहाँ क्या क्या करने वाला था। शमीम जैसे ही उस घर में दाखिल हुई, एक नामहसूस सी बू उसकी नाक की नथनों से टकराई थी, जिससे उसको जोरदार छींक आ गई थी। शमीम ने उस आदमी की तरफ देखा था और उससे पूछने लगी, ये कौन सी जगह है? आप मुझे कहाँ लेकर आए हैं? ये घर तो खाली है, इसमें तो कोई भी नहीं रहता।
आप मुझे यहाँ पर क्यों लाए हैं? इस पर वो आदमी कहने लगा, जो इस घर में एक रात गुजारता है उसे लाखों रुपए दिए जाते हैं। अगर तुम भी यहाँ पर एक रात गुजारोगी तो तुम्हें भी बदले में लाखों रुपए दिए जाएंगे। तुम मजबूर हो। मैंने तुम्हारी सारी जिंदगी की कहानी सुनी है और उससे मैं यही अंदाज़ा लगा पाया हूँ कि तुम्हें पैसों की सख्त ज़रूरत है। तुम्हारी ज़िंदगी की सारी परेशानियाँ पैसों से ही ख़त्म हो सकती हैं। इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। तुम यहाँ अंदर इस कमरे में चली जाओ। बस सिर्फ एक रात की बात है, उसके बाद तुम मालामाल हो जाओगी, यानी कि तुम्हारी सारी मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी। अब ये तुम पर है कि तुम क्या फ़ैसला करती हो। तुम यहाँ एक रात गुजार कर अपनी ज़िंदगी और अपनी किस्मत बदलना चाहती हो, या फिर अभी यहीं से वापस जाकर दोबारा से उन्हीं हालात में ज़िंदगी गुजारना चाहती हो जो हालात तुम्हें यहाँ लेकर आए हैं। सोच के मुझे बता देना। जब तक तुम मुझे कोई जवाब नहीं देती तब तक मैं यहीं बाहर ही हूँ। तुम सोच समझ कर बता देना कि क्या करना है। इतना कहते ही वो आदमी घर से बाहर चला गया था, जबकि पीछे शमीम घूम फिर कर सारे घर को देखने लगी थी। उस घर में 3 ही कमरे थे, जिनमें से एक कोई बेडरूम था और बाकी के 2 कमरे बिल्कुल एक जैसे थे। उनमें धुआं भरा हुआ था और अलग अलग तरह की मशीनरी और महलूल पड़े हुए थे। उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई लेबॉर्ट्री हो। पूरे घर में गैसें फैली हुई थीं। उन्हीं की वजह से फिज़ा नाखुशगवार थी। उसने 3-4 मरतबा घर का जायज़ा लिया था, मगर उस घर में सिवाय उन लेबॉर्ट्रीज़ के और कुछ भी ऐसा न था जिसके उसे लाखों रुपए दिए जाते। न जाने वो आदमी सच कह रहा था या फिर उसे फंसाने की कोई चाल थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि हो सकता है कि वो आदमी सच ही कह रहा हो। आजमाने में क्या हर्ज है। अगर उसकी कही बात सच हुई तो मेरी ज़िंदगी बन जाएगी। ये सोचकर वो एक रात इस घर में रहने के लिए तैयार हो गई थी। उसने बाहर आकर उस आदमी को तलाशना चाहा था जो उसे घर के सामने ही मिल गया था। शमीम ने उसे कहा कि वो इस घर में रहने के लिए तैयार है। उस आदमी ने उससे कहा कि वो उसके फैसले से बहुत खुश है, उसने बहुत अच्छा फैसला किया है। फिर वो उसे गुड लक का इशारा करके वहाँ से चला गया था। दूसरी तरफ अदीब एक रेस्टोरेंट में था जब उसके मोबाइल की घंटी बजी थी। उसने मोबाइल देखा तो उसके दोस्त की कॉल थी, जो उसका राइट हैंड भी था। उसने कॉल यस करके फ़ोन कान से लगाया था। हाँ फयाज, बोलो क्या काम है। तो उस पर उसे जो खबर सुनने को मिली थी उसने उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बखेर दी थी। फयाज ने उसे कहा, तैयार रहो, आज का बंदा मिल गया है जिस पर तुम आसानी से अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। लेकिन इस मर्तबा ध्यान रखना कोई गड़बड़ ना हो। मैं लाशें दफना दफना कर थक चुका हूँ और इस मर्तबा तो है भी एक लड़की, बेचारी हालात की मारी और बहुत मजबूर है। यूँ तो उसका पता करने वाला कोई नहीं है, मगर मैं फिर भी चाहता हूँ कि उसकी जान बच जाए। किसी सरकारी अस्पताल में फेंक देंगे। मैंने उसे लाखों का वादा करके अपने जाल में फंसाया है। अब तुमने ये ध्यान रखना है कि वो बिल्कुल ना मरे और जीने के काबिल भी ना रहे। वैसे तो मैं दुआ करता हूँ कि तुम्हारा इस बार का तजुर्बा कामयाब रहे और तुम्हारे सर से ये भूत उतर जाए कि तुम साइंसदान बनो। तुम साइंसदान बनो या ना बनो, मगर तुम कातिल ज़रूर बन गए हो। खैर, आज के लिए गुड लक। मैं दुआगो हूँ तुम्हारे लिए। वक्त से वहाँ पर पहुँच जाना। उसकी बात सुनते ही अदीब एकदम से अपनी जगह से उठा था। उसका खाना अभी वैसे का वैसे ही पड़ा था, मगर अब खाने से भी ज़्यादा उससे ज़रूरी काम आ गया था। उसने बटुए से पैसे निकालकर टेबल पर रखे और फिर तेज़ी से वहाँ से निकलता चला गया था। उसे अभी रात के तजुर्बे के लिए सामान भी तैयार करना था। वो दबे पाँव घर में दाखिल हुआ था और बेडरूम के साथ बनी लेबॉर्ट्री में अपनी चीज़ें तैयार करने लगा था। इस दौरान वो बहुत मोहतात रहा था कि उससे ज़रा भी आवाज़ पैदा ना हो। काम वगैरह ख़त्म करने के बाद अब उसे इंतज़ार था उस लड़की के सोने का। उसके कमरे से आती कदमों की आवाज़ सुनकर वो बखूबी अंदाज़ा लगा सकता था कि वो अभी जाग रही है। अब न जाने उसने किस वक्त सुना था। खैर, वक्त गुजरता जा रहा था। आधी रात से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका था जब अदीब की बर्दाश्त जवाब दी गई थी। वो अपने कमरे से निकलकर बेडरूम में दाखिल हुआ था और बेडरूम की लाइट्स ऑन की थी और बेड की तरफ बढ़ा था, मगर जूं ही उसकी नज़र बेड पर लेटी लड़की पर पड़ी, उसी लम्हे उसके हाथ से शीशियां छूटकर नीचे गिरी थी और एक छनाके की आवाज़ के साथ टूट गई थी। शमीम की आंख शोर की आवाज़ से खुल गई थी। उसने जैसे ही अपने सामने खड़े शख्स को देखा, उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी। वो शशदा रह गई थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि जो वो देख रही है वही सच है। यासिर भाई, आप यहाँ? शमीम के मुंह से बेसाख्ता निकला था। यही हाल अदीब का भी था। एकदम से उसकी आंखों के सामने सारे मंजर एक एक करके किसी फिल्म की तरह चलने लगे थे। उसे याद आ गया था कि वो यासिर था, शमीम का भाई। यासिर जो स्कूल ट्रिप के दौरान नहर में डूब गया था। उसके बाद उसकी याददाश्त चली गई थी। जब उसे होश आया तो उसने उन दोनों को ही अपने माँ बाप की शक्ल में देखा और पाया था। और जब उस हादसे के बाद उसे होश आया तो वो बिल्कुल नॉर्मल बच्चा था।
उसकी एबनॉर्मलिटी ख़त्म हो चुकी थी, मगर कहीं ना कहीं वो नफ्सियाती मरीज था। उसे शुरू से ही साइंसदान बनने का शौक था। वो चाहता था कि बाकी साइंसदानों की तरह उसका भी बड़ा नाम हो। इसीलिए वो शुरू से बहुत मेहनत करता आ रहा था। लेकिन ये उसकी बदकिस्मती ही थी कि वो कभी इसमें कामयाब नहीं हो पाया था। यूनिवर्सिटी में भी उससे एक लड़के की जान गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो बाज ना आया था। उसने ये बात मशहूर कर दी थी कि जो कोई भी इस घर में एक रात गुजारेगा उसे लाखों रुपए दिए जाएंगे, मगर हकीकत में ऐसा कुछ न था। ये सिर्फ एक जाल था जिससे वो मजबूर लोगों की बेबसी का फ़ायदा उठाता था। पैसों के लिए उसके घर में आ जाया करते थे, जहां वो उन लोगों को रात के खाने में कुछ मिलाकर दे दिया करता था जिससे वो सो जाया करते थे, और फिर वो उन लोगों पर तजुर्बे करता था। मगर उसके तजुर्बा कभी कामयाब ना हुआ था। उल्टा वो लोग कोई उम्र भर के लिए माजूर हो जाते थे तो कोई जान की बाजी हार जाते थे। मगर अदीब का नफ्सियाती मर्ज उस पर इस कदर हावी हुआ था कि उसको लोगों की जानों की परवाह ही नहीं थी। उसे कोई एहसास नहीं था कि उसकी वजह से कितनी कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं। और आज ये वक्त आन पहुंचा था कि उसकी अपनी बहन इस जगह आ गई थी और उसके तजुर्बे की जद में आने वाली थी। शमीम रोते हुए जाकर उससे लिपट गई थी और फिर उसे घर के बारे में सब कुछ बताने लगी थी, जिसे सुनने के बाद उसकी आंखों से भल भल आंसू बहने लगे थे। उसी लम्हे खटका हुआ था और अदीब के अब्बा पुलिस के साथ अंदर दाखिल हुए थे। पुलिस ने आते साथ ही उसे हथकड़ियां लगा ली थी और अपने साथ ले गए थे। अदालत में उस पर बेतहाशा कत्ल साबित हो गए थे और उसे फांसी की सज़ा सुना दी गई थी। लेकिन बाद में तहकीक से यह साबित हो गया था कि वो एक नफ्सियाती मरीज है। उसने जो कुछ भी किया अनजाने में किया था। उसका दिमाग इस काबिल ही नहीं था कि उसमें कुछ सोचने समझने की कोई सलाहियत होती। लेकिन चूंकि उसकी वजह से कई जानें ज़ाया हुई थी तो उसे यूं छोड़ा भी नहीं जा सकता था। उसकी हालत को मद्देनज़र रखते हुए उसको इलाज के लिए एक अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया था। जब तक वो ठीक होता तभी कोई फैसला किया जाना था। शमीम अपनी माँ और बहन भाइयों के पास वापस जा चुकी थी। अदीब के दूसरे माँ बाप, जिन्हें वो हादसे के बाद मिला था, वो शमीम के पीछे पीछे उसके घर चले आए थे। वहां जाकर उन लोगों ने शमीम और उसकी माँ की बहुत माली मदद की थी। उन्होंने अपना जो कुछ भी अदीब के नाम किया था वो सब शमीम और उसकी बहन भाइयों के नाम कर दिया था, जिससे उनकी जिंदगी सहल हो गई थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।